स्तनपान के दौरान ब्रेस्ट पंप का उपयोग कैसे किया जाए। तो सबसे पहले बात यह है कि जो महिलाएं स्तनपान करवा रही हैं, उन्हें रेगुलर बेसिस पे ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ब्रेस्ट पंप किसके लिए ज्यादा जरूरी है या उपयोगी है? तो उन माताओं के लिए जिनके बच्चे या मतलब अधूरा महीने पे पैदा हुए हैं, या जिनका वजन कम है, या जो किसी और कारणवश एनआईसीयू में एडमिट है और वो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान नहीं करवा पा रही हैं, तो उन माताओं के लिए ब्रेस्ट पंप से मिल्क निकालना आवश्यक रहता है। या ब्रेस्ट पंप से या आप हाथ से मिल्क निकालें। अगर बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, तो उन माताओं को ब्रेस्ट पंप यूज करने की जरूरत नहीं रहती है। सबसे पहले तो चयन बहुत जरूरी है कि आपको ब्रेस्ट पंप की जरूरत है भी या नहीं। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप ये मतलब आपका चयन होता है कि आपको ब्रेस्ट पंप की जरूरत है, तो उसके बाद कौन सा ब्रेस्ट पंप आपके लिए सही रहेगा। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग तरीके के ब्रेस्ट पंप मिलते हैं, जैसे कि मैनुअल पंप जो कि आपको अपने हाथ से चलाना रहता है, फिर इलेक्ट्रिक पंप जो कि बैटरी ऑपरेटेड रहता है, या फिर वेरेबल पंप्स भी आजकल मिलते हैं मार्केट में, जिन्हें आपको सिर्फ अपने कपड़ों के अंदर पहनना रहता है और वो पंप अंदर इनबिल्ट बैटरी से अपना पंपिंग करते हैं। तो ये जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि आपको किस समय के लिए और कितने समय के लिए आपको पंपिंग की आवश्यकता है, तो उसके हिसाब से आपका चयन होता है कि आप कौन सा ब्रेस्ट पंप लेंगे। आपके दोस्त को या आपके सिस्टर को कोई एक्स ब्रेस्ट पंप यूज किया उन्होंने, तो जरूरी नहीं है कि वही ब्रेस्ट पंप आपके लिए भी उपयोगी रहेगा। तो ब्रेस्ट पंप के चयन के लिए आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले और फिर अकॉर्डिंगली आप अपने ब्रेस्ट पंप का चयन कर सकते हैं। अगर बच्चा अच्छे से स्तनपान कर रहा है, तो पंपिंग सिर्फ एक ही परिस्थिति में पंपिंग की जरूरत रहती है। पंपिंग या हाथ से दूध निकालने की, कि अगर सप्लाई कम आ रहा है या फिर बच्चा अगर अच्छे से दूध नहीं पी पा रहा है, अच्छे से स्तनपान नहीं कर रहा है, तो बच्चे को स्तनपान कराने के साथ साथ माता अगर अपना दूध निकालती है, हाथ से निकालती है या पंप से निकालती है, तो वो उनका दूध बढ़ने में, स्तनपान बढ़ने में सहायता मिलती है। सो इस सर्कमस्टांसेस में जब आपको अपना मिल्क सप्लाई बढ़ाना है, या फिर जो हमने आगे परिस्थितियां देखी कि बच्चा स्तनपान नहीं कर पा रहा है, तो एटलीस्ट शुरुआत के टाइम में दिन में कम से कम 6 से 7 बार और मैक्सिमम एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स आपको पंप करना रहेगा। ये बिल्कुल माताओं को अंदाजा नहीं होता है कि कैसे क्या कर सकते हैं पम्प्ड मिल्क के साथ। तो जब आप दूध निकालते हैं और आपका जैसे बाहरी वातावरण 27-28 डिग्री सेल्सियस है, अगर आप बहुत गर्म जगह पे हैं तो एसी वाला रूम है जहाँ पे कंट्रोल टेम्परेचर 26-27 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो निकाला हुआ दूध है, ये कांच के एयरटाइट कंटेनर में या बीपीए फ्री प्लास्टिक कंटेनर में जो कि एयरटाइट है, या फिर स्टील का कंटेनर, तो इसमें आप 4 घंटे के लिए दूध को रख सकती हैं। फ्रिज के अंदर शेल्फ में, शेल्फ वाली जो जगह है वहां पे, और अंदर की तरफ जहाँ पे ज्यादा ठंडा रहता है फ्रिज, वहां पे आप दूध को रख सकती हैं। ये रखा हुआ दूध जो है वो 3 दिन तक अच्छा रहता है। अब जब आपको ये दूध बच्चे को पिलाना है, तो आप उसे डायरेक्ट गैस पे गर्म नहीं कर सकती, ना कि इसे माइक्रोवेव कर सकती हैं। तो आप ये दूध को क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप थोड़ा सा 1 घंटा पहले दूध निकाल लें और बाहर रख दे, तो वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। अगर आपके पास समय नहीं है और तुरंत बच्चे को पिलाना है, तो गर्म पानी में ये निकाला हुआ दूध कटोरी में रख के आप कटोरी को गर्म पानी में रख सकती हैं, और दूध का जब नॉर्मल टेम्परेचर आ जाता है, तब आप ये बच्चे को उपयोग में ले सकती हैं ये दूध। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि एक बार आपने दूध को गर्म कर दिया, तो उसे आपने 1 घंटे के अंदर यूज कर देना है। जो बचा हुआ दूध है वो वापस आप फ्रिज में नहीं रख सकती हैं। सो इस हिसाब से आप स्टोर कर सकती हैं। अगर आपको काफी एक्स्ट्रा मिल्क है आपके पास और आपको लंबे समय तक स्टोर करना है, तो ऐसे ब्रेस्ट मिल्क कलेक्शन के लिए बैग्स आते हैं जो आपको आसानी से बाजार से मिल जाएंगे। इनमें आप अपना मिल्क स्टोर करके उसको फ्रीज कर सकती है, मतलब जहाँ पे बर्फ जमती है वो बर्फ वाले खाने में आप रख सकती हैं। और ये वाला दूध जो है, ये 3 महीने तक अच्छा रहता है, तो विद इन 3 मंथ आप इसका उपयोग कर सकती हैं।
कई बार मैंने देखा है कि गलत ब्रेस्ट पंप के उपयोग से या चयन से कई बार माताओं को काफी तकलीफ हो जाती है, न्यू मदर्स को काफी तकलीफ हो जाती है, जैसे सोर निपल्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारी बात हुई थी कि चयन बहुत जरूरी है कि आप कौन सा पंप ले रही हैं, आप मैनुअल ले रही हैं, आप इलेक्ट्रिक ले रही हैं। उसके बाद आप किस सक्शन पे पंप कर रही है वो बहुत जरूरी है। एक बहुत कॉमन गलतफहमी रहती है कि अगर ज्यादा फोर्स से या ज्यादा सक्शन के साथ पंप करेंगे तो अच्छे से जल्दी मिल्क आ जाएगा, जबकि हकीकत इससे अलग रहती है। तो आपको सबसे जरूरी है कि जो सक्शन लेवल या जो प्रेशर आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप उसी पे पंप करें। बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रेशर पे पंप करने की जरूरत नहीं है। तो आइडियल जो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप पंप करें 15-20 मिनट के लिए, पर एटलीस्ट हर 3 घंटे में, हर 4 घंटे में पंप करें। तो ये कुछ चीजों का आप ध्यान रख सकती हैं पंपिंग के दौरान। दूसरा एक बहुत जरूरी होता है फ्लैंज साइज। फ्लैंज यानी पंप का वो हिस्सा जो ब्रेस्ट के कांटेक्ट में आता है। तो उसकी जो साइज है वो बहुत जरूरी है। अगर वो उसकी साइज छोटी है आपके निप्पल के साइज के कंपैरिजन में, तो आपको अगेन सोर निपल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये एक ध्यान रखना है। और लास्ट, जब भी आप पंप कर रहे हैं तो वहां का स्किन का थोड़ा सा मॉइस्चराइज का ध्यान रखिए कि आप पंपिंग से पहले या पंपिंग के बाद घी, नारियल तेल या अपना ब्रेस्ट मिल्क ही निप्पल एरियोला पे लगाया रखें।